द टॉपिक रिलेटेड टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने कई क्वेश्चन देखे होंगे बोर्ड के। पर्सन बोर्ड पे इधर से उधर जा रहा है, पर्सन इज मूविंग ऑन एस्केलेटर्स और समथिंग इन डीप स्पेस और समथिंग। इसमें क्या होता है, जरा इस कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज दैट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है। तो पहली फैक्ट जो हमें फैक्ट समझना है, वो फैक्ट क्या है। तो फैक्ट तो एक लाइन में है कि सेंटर ऑफ मास अपनी स्टेट चेंज करेगा। कब करेगा? जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंजेस स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास से हमारा मतलब क्या है? आइदर रेस्ट या मोशंस। ये दोनों ही चीज को हम स्टेट बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? या तो वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। ये चेंज करेगा। कब करेगा? ये तभी चेंज होगा जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। सो इन अ कोट अनकोट कि इफ there is any external force acting on the system or body, if there is any external force acting on the system or body, position of center of mass changes. Position of center of mass changes. Position means state. Please. So how we'll use it? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। तो एग्जाम्पल क्या है? सपोज दो बॉडी है। हमारे सिस्टम में केवल ये दो बॉडी, एक है बॉडी M1 और बॉडी M2। दोनों बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है। सपोज दे आर वेरी फार अवे, सो दैट कि M1 का फोर्स M2 पे ग्रेविटेशनल तो होगा ना वो, या M2 का फोर्स जो M1 पे है ग्रेविटेशनल, वो लग नहीं रहा। इट इज नॉट एक्टिंग, सो दे आर सिंपली फार अवे। इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं कि दे आर वेरी फार अवे। नाउ सपोज दैट they start moving towards each other. Why they will move? कोई तो कारण होगा। तो हम कारण ढूंढ सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की ग्रेविटी थोड़ी बहुत जो एक्ट कर रही थी उसके कारण वो मूव करना शुरू करे। आप बोलेंगे अभी तो आपने बोला कि नहीं एक्ट कर, मतलब बहुत ही कम था, बिल्कुल जीरो तो नहीं होता। तो एक्ट करना शुरू करा। सो दे वेयर दे विल मीट, एट व्हाट पॉइंट दे विल मीट, कैसे होगा? तो हम बोलेंगे कि अगर हम इसकी एक बाउंड्री बना दें, सिस्टम बाउंड्री, तो इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड? नो। बाहर से कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। इसका मतलब बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास पे ही आके मिलेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो पहले जो सेंटर ऑफ मास है और बाद में जो सेंटर ऑफ मास है, दोनों को एक ही पोजीशन पे रहना पड़ेगा। मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट में अगर था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं मूव करे। आप समझे? तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास कहीं भी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द system, center of mass will not change. So even if this body reaches this positions, M2 will reach this position, center of mass will be remain at the same positions. I hope it is clear. ऐसी कुछ और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ और सन मूव कर रहे हैं। तो अगर हम मान लें कि हमारे सिस्टम में केवल दो ही प्लैनेट है, एक सन है एंड दूसरा अर्थ है। हम ये जानते हैं कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट लाइक दिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो होगा ना।
सन और अर्थ का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, इधर से देखें तो कुछ यहाँ होगा। तो इसका जो इसी तरह का पेरीमीटर होगा कुछ, जिस पे इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास भी एक पेरीमीटर के थ्रू मूव कर रहा है और वो भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता है? बिकॉज़ इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इस कांसेप्ट को एक बड़े फेमस क्वेश्चन से उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि देयर इज़ अ प्रोजेक्टाइल एंड इसकी स्पीड दी हुई है। क्या स्पीड है? इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। It is thrown with 100 meter per second at an angle of 37 degree. At the highest point of the projectile, it breaks into 1:3. कितने में ब्रेक किया? 1:3 में. Question saying the smaller part coming to rest. मतलब जो smaller है, मतलब अगर हम मान लें कि इसका मास 4m है, तो जो 3m मास है वो सिंपली यहाँ आ जा रहा है। रेस्ट होने का मतलब वो सीधा सीधा नीचे फॉल कर जा रहा है। Then find the distance from the launching point where the heavier the other piece will land. I mean this piece. कैसे सोचा जाएगा? No, sorry. This smaller piece is coming to rest at this point. So it is m and it is 3m. So how we'll take it? So very first thing we will find a range. So what is range? U square sine 2 theta by g. U is how much? 100 square to sine 37 cos 37 and g is, let's take it 10. So it is 100 into 100 upon 10 to sine 37 is 3 by 5, cos 37 is 4 by 5. So it is 25, 4, 0. So it is 40 into 24. So how much it is? 960 meter. So the range is 960 meter. So what that means, when the body is at highest point, there is no external force in horizontal direction. So in horizontal direction, center of mass will remain moving at the same path. So initially its path is this, so it will remain moving. So it is the path of center of mass. You may see it is the path of center of mass. So center of mass will fall at this point. Center of mass will fall at this point. So it is how much? 960. This one is r by 2. What is r by 2? 960 by 2. How much it is? 480. So it is 480. So what is clear? 480 is this distance. This distance is how much? 480. So now we will use another thing. 480 into m is equal to 3m into, I am taking this distance is x. Which formula I am using? Please आप लोग बताएं, कमेंट करके बताइए. So it is x equal to 160 meter. How much it is? 160 meter. So center of mass will be at 1 centimeter, 160 meter from the position of center of mass. So body of mass 3m is at 160 meter. So exactly at what distance from the landing one? At what distance from the point it were thrown? So it is 960 plus
160. So it is at 1120 meter from the this point.